तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज केमिस्ट्री मतलब बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल ही स्टार्टिंग है, बेसिक से बिल्कुल समझो, ठीक है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है जो लगभग लगभग क्या मतलब, इसको छोड़ दो, ये वाले को छोड़ दो, तो बाकी सारा तुम लोग का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल नया नहीं है। अगर 4th यूनिट को छोड़ दे तो बाकी ये सारा तुम्हारा पढ़ा हुआ है। तो हम लोग पहले इसको कवर करेंगे। अगर तुम लोग का किया हुआ होगा सब लोगों का तो क्विकली करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम ले सकते हैं, 2-3 लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इसको एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री बोलो, केमिस्ट्री का एबीसीडी है, कहीं भी आ सकता है, मतलब मैथ्स में प्लस माइनस कैसे आता है, कहीं पे भी जोड़ घटाव आ सकता है, उसी तरह सिमिलरली समझ सकते हो केमिस्ट्री में ये कहीं भी आ सकता है। तुम्हारे पास दिमाग में ऐसे ही होना चाहिए, ये मतलब अलग से पढ़ने का, ऐसे ही दिमाग में हमेशा तुम्हारे चलते रहना चाहिए केमिस्ट्री का, इतना तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से। तो हाँ, बाकी तुम लोग भी बोल दो, तुम लोग का भी कुछ सजेशन हो कि कैसे हम लोग केमिस्ट्री में ये करना चाहिए तो बताओ, कि भैया ऐसे नहीं ऐसे कुछ करें तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ सजेशन तो हो सकता है, कोई अच्छा आइडिया लेके आए, ठीक है, तो इसलिए पूछ रहे हैं। अगर कुछ आइडिया हो तो शेयर कर सकते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि मतलब पहले बेसिक्स इतना कर लें हम लोग, ठीक है, 2-3 लेक्चर में। और फिर चूंकि इतना अगर हम लोग कर लेंगे तो पहले तो ये समझ लो एक चैप्टर तुम्हारा एनसीईआरटी के केमिस्ट्री का खत्म हो जाता है। हालांकि वो चैप्टर में स्टार्टिंग में ही जो लोग जुड़े हुए तो लोग को पढ़ा दिए हुए हैं ये वाला पोर्शन, पूरा पूरा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। बट ये अगर पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसमें एनसीईआरटी का एक चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है। और बाकी सब चीज ऐसा है ना जो तुम्हारा यूज होगा, पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल या ऑक्सीडेशन, उसमें ये सब चीज यूज होगा कहीं कहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं पहले ही इसको बता दें और फिर चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करें। एक चैप्टर तुम्हारा इसमें कवर हो जाएगा, पहले ही बोल देते, इतना पढ़ लिए एनसीईआरटी का एक चैप्टर प्लस केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा इसमें हो जाता है कवर। और कुछ टॉपिक तुमको बेसिक में अगर छूटा हुआ लगे तो ऐड करवा सकते, क्योंकि हम कहीं से देख के नहीं, ऐसे ही रिकॉल किए, मेरे दिमाग में जो आया यहाँ पे नोट डाउन कर दिया अभी बैठ करके 5 मिनट पहले, ठीक है। तो हो सकता है कुछ मिसिंग हो, ठीक है, तो पूरा तो हमको ध्यान है नहीं अच्छे से, कुछ तुम लोग को ऐड करना हो तो बोल सकते हो, बीच हम लोग ऐड कर लिया करेंगे। भैया रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब वो आयन वगैरह बोल रहे हो क्या? जी सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सब बोलना चाह रहे हो ना? जी। हाँ, तो ये तुम्हारा इसमें आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिखाएंगे इसमें आ जाएगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखाना सिखाएंगे सोडियम सल्फेट का तो वहाँ पे सल्फेट को आना है, नाइट्रेट का तो नाइट्रेट को आना ही आना। सारा लिस्ट करेंगे, टेंशन मतलब तुम्हारा आयन एक भी नहीं छूटेगा, सारा का सारा आएगा। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहला, देखो यहाँ सबसे पहला क्या है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांच। जस्ट स्टार्ट कर इसलिए बात कर रहे हैं उस पर, बहुत ज्यादा उस पर ये करने का जरूरत है नहीं, बट फिर भी चलो। तो सबसे पहले इसका बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तुम ही लोग को इसका देना आंसर एकदम अपनी भाषा में, ठीक है, मतलब रटा रटाया हमको नहीं चाहिए, जो तुमको फील है केमिस्ट्री को लेकर के उससे आंसर दो अपने ही लैंग्वेज, वो ज्यादा बढ़िया। चलो कोई भी बोलो, केमिस्ट्री के लिए 2 लाइन बोल दो, केमिस्ट्री में करते क्या है, वही डेफिनेशन हो गया, बोलो। ब्रांच। ओ आवाज कम था, हाँ बोलो, कोई भी बोलो। केमिस्ट्री मतलब साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, केमिकल बिल्कुल रिएक्शन के बारे में, बिल्कुल सही बात, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर केमिकल, बिल्कुल सही। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? स्ट्रक्चर, इस सब मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें कुछ हाँ, मतलब सिमिलर ही है, सेम लाइन पे तुम बोलना चाह रही हो, वही चीज है, वर्ड्स डिफरेंट यूज कर रही हो, मतलब वही है, मतलब मैटर का स्ट्रक्चर, मतलब मैटर कैसे बना है, उसके अंदर क्या है, और फिर वो मतलब सिंपल बात है, दोनों को ऐड कर दे तुम लोग जो बोले हो तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। एक चीज कि कोई भी मैटर किस चीज का कंपोज्ड है, कंपोजिशन उसका क्या है, किस किस चीज से बना है, पहले ये समझना जी यहाँ इसी चीज से मिलकर बना है। उसके बाद यह समझना कि 2 अलग अलग मैटर को मिला दिए तो क्या हो जाएगा, जो तुम केमिकल रिएक्शन बोलना चाह रहे हो। जी पहले तो ये समझना कि कोई एक गिवन मैटर किस किस चीज का कंपोज्ड है। उसके बाद 2 डिफरेंट तरह के मैटर को, यानी जिसको एटम बोल लो अभी के लिए, मिला दिए तो वो आपस में कंबाइन होकर कोई नया चीज बनाए, ठीक है। तो पहला तो ये होगा कि किस किस चीज का बना है, दोनों मिला तो क्या होगा, और उसके बाद यह सोचना और डिसाइड करना कि हमें कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, डिस्कवरी के सेंस में बोलो, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो हम कैसा केमिकल जी रिएक्शन कराएं, कैसा केमिकल रिएक्शन कराएं कि हमें इस तरीके ये प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट मिल जाए। तुमसे हम बोले कि हमें एक ऐसा चीज बनाना है जिसका ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी हो, तो तुम सोचोगे अच्छा ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट कैसा ले ताकि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट वैसा बना दे। कोई मेडिसिन ही नया बनाना है मान लो, तो हमें पता है कि मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है, मान लो कोरोना ही चल रहा है, हमें पता है कि ऐसा प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है,
तो उसको ठीक करने के लिए हमें एक ऐसा मेडिसिन लाना हो जिसमें ऐसा कुछ हो। अब ऐसा कुछ हो तो वो लाओगे कहाँ से? ये तो सबको पता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए उस मेडिसिन में, बट लाओगे कहाँ से? कैसा रिएक्शन कराओगे? किन किन चीजों को मिलाओगे तो वो बनेगा? वो सोचो। जो तुम पढ़े हो, तुम्हारे केमिस्ट्री का जो नॉलेज है, आज के जो साइंटिस्ट है, मान लो केमिस्ट्री का जो भी है, वो उतना पढ़ा है केमिस्ट्री का, उतना नॉलेज है, तो उस नॉलेज का यूज करके अब नया कुछ बनाए, प्रोडक्ट बना के दे दुनिया को, कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। तो यही चीज है, सिंपल 3 लाइन बोलेंगे हम उसमें। पहला, कोई भी मैटर किस चीज का बना है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक मैटर को मिलाएंगे तो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है उसका स्टडी करना, इन्वेस्टिगेशन बोल दे उसको, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और तीसरा, कोई नया प्रोडक्ट हमें बनाना है तो उसके लिए किस किस चीज को कंबाइन करना, यह डिसाइड करना। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया, लिखने वाले नहीं, खुद से लिखना, जो भी लिखना हो सब चलेगा, डेफिनेशन गलत नहीं होता कुछ इसका। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे इसके ब्रांच का। तो लगभग 10 तक हम लोग ब्रांच का बात नहीं करते थे बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री के ब्रांच के, केमिस्ट्री सिंपली बोलते थे। बट अब यहाँ पे तुम्हारा बंटने वाला है 3 पार्ट में। पता होगा पुलिस है तुम लोगों को, फिजिकल केमिस्ट्री, जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 3 पार्ट में बढ़ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये 3 ब्रांच हो गया, मतलब केमिस्ट्री है उसी का 3 अलग अलग लोग सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है जस्ट को बोलना चाहोगे क्या? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, किस चीज से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल में, और इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में? तो फिजिकल में कैलकुलेशन। हाँ बिल्कुल सही, फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल सही बात हो, कैलकुलेशन से रिलेटेड रहता, नाम ही है। ठीक है, फिजिक्स जैसा कुछ, फिजिक्स तो नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री रहेगा, सेंस नहीं हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा पढ़ोगे तो मैथमेटिकल रहेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करोगे, रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट, ये मोल कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े थे थोड़ा सारा, जो फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे उसको, वो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें कैलकुलेशन कर रहे थे कि हाँ इतना ये लेंगे तो इतना क्या बनेगा, कितना मोल ये ले ताकि वो बन जाए, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो जनरली होता है। ठीक है, वो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन सिंपल बोलना चाहो, वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताओ क्या होता है, कोई भी बताओ। हाँ बोलो। तो इसमें देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में क्या है, सिर्फ एलिमेंट के स्टडी का डिफरेंस है। तुम ऑर्गेनिक में मोस्टली कार्बन का कंपाउंड पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक में मोस्टली कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हो, और बाकी जो तुम्हारा मेटल वगैरह कंपाउंड वगैरह पढ़ते हो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तुम्हारा आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन का कंपाउंड वगैरह के बारे में पढ़ रहे हो, बाकी जितना एलिमेंट इधर बच गया मोस्टली, हालांकि ये नहीं बोल रहे कि ऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा एलिमेंट नहीं आता है, बट मोस्टली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब तो कार्बन का ही कंपाउंड होता है, हालांकि सल्फर वगैरह भी उसमें आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बट कार्बन मोस्टली होता है। और इधर जितना भी तुम्हारा बच गया सल्फेट नाइट्रेट वगैरह पढ़ते हो कंपाउंड सब में, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, और नेचर का बात कर ले, बताते हैं क्योंकि पढ़े हुए हम 2 साल तो हमको पता है। नेचर का बात करते ये वाला, इसका जो नेचर है ना, इसका नेचर जो है ना, 1-2 चैप्टर छोड़ दो तो बाकी सारा रट्टू होता है, पूरा रट्टू। ठीक है, कितना भी अच्छा मास्टर पढ़ा जब तक याद नहीं करोगे नंबर नहीं आने वाला, और याद कर ले तो खूब नंबर आएगा। फ्री में नंबर आता है, क्वेश्चन देखो, धड़ल्ले से टिक लगाओ, आगे बढ़ो। नहीं याद किए हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, नहीं याद है चुपचाप से क्वेश्चन देखो, नहीं बना हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाओ, नहीं बनने वाला हमसे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक थोड़ा ये होता है, ये वाला जो बिल्कुल मैथमेटिकल है, थोड़ा लॉजिकल भी है, क्वेश्चन वगैरह लॉजिक में भी कभी कभी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन देता भी कभी कभी, इवन जेईई में भी आया हुआ है जो लॉजिकल क्वेश्चन होता है, तुम सोचो थोड़ा सा बनेगा क्वेश्चन। फिजिकल का अगर नया क्वेश्चन भी आता है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो तुम उस क्वेश्चन को ये कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में सोच के। ठीक है, और ऑर्गेनिक भी बोले तो ठीक ठाक लॉजिकल ही बोलते हैं, और पढ़ाने वाला सही मिले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिकल है। ठीक है, तो लगभग केमिस्ट्री का 2/3 बोलो तो लॉजिकल है, ये वाला पार्ट इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स है जो लॉजिकल है, और कुछ पोर्शन ऐसा होता है बिल्कुल ही रट्टू मल होता है, याद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बता दी, जस्ट नेचर बता दी, हालांकि इसमें अभी नहीं जाना है, पढ़ोगे भी धीरे धीरे आइडिया लगेगा तुम लोग को। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 3 पार्ट, डेफिनेशन का बात कर लिए, 3 ब्रांच का बात कर लिए। अब जस्ट तुम लोग के पास एनसीईआरटी के 11th का अगर पार्ट 1 है केमिस्ट्री का तो सामने खोल लो बुक, और जस्ट देखो चैप्टर्स वगैरह देखो, जस्ट एक बार क्लासिफिकेशन बता रहे कौन सा चैप्टर है जो फिजिकल में, कौन इनऑर्गेनिक में, कौन ऑर्गेनिक में, बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। देखो सबसे पहला तो मतलब बेसिक कंसेप्ट है, उसको क्या बोले, वो तो मिक्स है, उसको कुछ नहीं बोलना कि मतलब फिजिकल में इनऑर्गेनिक, उसको मत बोलो, वो तो बेसिक है। ठीक है, तो उसको सिंपल केमिस्ट्री बोल लो। ठीक है, हालांकि उसका लास्ट पार्ट देखो फर्स्ट चैप्टर का, वो मोल कंसेप्ट परसेंटेज का कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, वो तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, पहले ही समझ, फिजिकल केमिस्ट्री में वो सब आता है।
ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो अब यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है सच में फिजिकल का, पहले बोल देते हैं, इसमें भी कैलकुलेशन वगैरह होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट लिख लो, फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तीसरा पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का है। फिर चौथा चैप्टर देखो केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे देखो ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हम लोग को जो पढ़ाया गया था कोटा में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाए थे, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर होगा, ठीक है, बट सच में फिजिकल का चैप्टर है, ठीक है। जेई का जो सिलेबस है उसमें मेंशन्ड है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग। बट पढ़ाने के लिए मतलब कभी कभी अपना अपना होता है, जैसे कोटा में हम लोग को पढ़ाए थे इनऑर्गेनिक वाले सर पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। स्टेट्स ऑफ मैटर अगेन फिजिकल केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स अगेन फिजिकल केमिस्ट्री। जो भी फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर समझ जाओ, मैथमेटिकल होगा, कैलकुलेशन करना होगा, बेसिक न्यूमेरिकल वगैरह इसमें आएगा, ठीक है। हाँ तो हो गया, बांट दिए फर्स्ट पार्ट का। पार्ट 2 का बाद में कभी बात कर लेंगे, पहले पार्ट 1 को देखिए। और कार्बन वगैरह आए लास्ट में जनरली को, पार्ट 2 में देखना, पार्ट 2 का ज्यादातर पोर्शन हमको लगता है देखना, देख के कार्बन वाला चैप्टर जो वगैरह है वो समझ जाओ तुम्हारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट, ठीक है। तो चलो ये तो बंद कर दो, बता दिए क्लासिफिकेशन बुक से, ठीक है। तो ज्यादा देखो तो पार्ट 1 में फिजिकल ही है सर, फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा, फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा। चलो तो ये हो गया डेफिनेशन और ब्रांच जस्ट बेसिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये चीज जो तुम्हारा 9th वाला है, मैटर एंड आवर सराउंडिंग्स करके कुछ था ना, वो चीज है, ठीक है। हल्का सा बात करके, क्योंकि वहां से मेरा लिंक बनेगा आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए तुम लोग हालांकि जानते होगे। तो स्टार्ट करने वाले हैं मैटर एंड इट्स टाइप, यहीं पे लिखते हैं। चलो मैटर की बात कर लेते हैं। मैटर क्या होता है, सिंपल वही, उसमें कुछ नया नहीं है। मैटर मतलब कोई भी चीज जो, बोलो, ऑक्यूपाई कर स्पेस कुछ, एंड हैज सम मास। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब कुछ मास हो प्लस कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज। ये मैटर हो गया। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो क्या बोलोगे टाइप्स में, बोलो टाइप्स में क्या बोलोगे मैटर का टाइप्स? मिक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बट वो क्लासिफिकेशन अब नहीं करने वाले हम, सॉलिड लिक्विड गैस वाला, बिल्कुल सही। मतलब मैटर के स्टेट के बेसिस से बोले तो 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस, बट हम जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हो प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर, प्योर एंड इम्प्योर। हम ले आना चाह रहे हैं चीजों को, एलिमेंट से रिलेट करना चाह रहे हैं, तो प्योर इम्प्योर करेंगे, इम्प्योर में मिक्सचर, प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आता है, और वहां से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपना जो अपना काम आने वाला है ज्यादा। ये तुम्हारा हो गया प्योर, प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस जो भी बोल लो, और इधर तुम्हारा हो गया इम्प्योर। इम्प्योर में क्या आता है, मिक्सचर, मिक्सचर, और प्योर में आता है क्या क्या, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट। बिल्कुल सही। लिखते चलो, जस्ट नोट कर लो एक बार, फिर हम लोग आने वाले हैं अपने। प्योर में तुम्हारा 2 हो गया, एलिमेंट और फिर कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर में अगर 2 पार्ट होता है पता होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। 2 कर लो इसमें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दे दो। या वाटर हो जाएगा, वाटर, सिर्फ वाटर, प्योर वाटर बोलोगे तो मिक्सचर फिर हुआ क्या, वो तो कंपाउंड हो गया प्योर वाटर। प्योर वाटर, शुगर वाटर, शरबत बोल लो, शरबत बोल लो अपने भाषा में, शरबत जो होमोजीनियस है, ठीक है, अगर सही से बनाया हो तो। और हेट्रोजीनियस बोलो, सैंड वाटर, सैंड वाटर, सैंड वाटर बोल सकते हो, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, होमोजेनस हेट्रोजेनस हो गया, तुम जान रहे हो इसमें ज्यादा कुछ। होमोजेनस तो पढ़े होगे कि इसका प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। हेट्रोजेनस का पार्ट वाइज अलग अलग सेक्शन लोगे तो प्रॉपर्टी हो सकता है वेरी कर रहा हो, ठीक है। तो वो
हेटेरोजेनस होमोजेनस पाई हो गया। अब प्योर में अगर हम लोग आए हैं तो प्योर में सिंपल बोले तो एलिमेंट और कंपाउंड्स, एलिमेंट और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट का बात करें तो एलिमेंट हमारे पास कितना अभी तक डिस्कवर हो चुका है? 118। 118 अभी तक डिस्कवर हो चुका है एलिमेंट। हाँ। ये तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो कोई तो बोल देना, इसलिए हम थोड़ा इसमें क्विकली जा रहे हैं, जस्ट एक बार रिकॉल करवा रहे हैं, ठीक है। 118 है, ठीक है। अब आता है ये अपने पास 118 एलिमेंट है, तो उनको भी हम लोग शायद बांट रखें, तो ध्यान हो तो जी। 3 पार्ट में, मेटल्स, नॉन मेटल मेटल, मेटालॉइड या उसको सेमी मेटल भी बोला जाता है। कुछ जगह देखो सेमी मेटल भी लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो मोस्टली अगर देखो पूरे 118 में तो ज्यादातर तुम्हें मेटल मिलेगा। नॉन मेटल्स 118 में 20-22 के करीब है, मुश्किल से 20-22-23 ऐसा कुछ होगा, एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बोल पाएंगे, बट 22-23 के करीब है नॉन मेटल 118 में। और लगभग 80 के करीब, लगभग 80 के करीब, 80 के करीब 118 में तुम्हारा मेटल्स है। और मेटलॉइड तो बहुत कम है, उसका ट्रिक भी याद रखोगे, बहुत सीजी ऐसे करके कुछ बोलता है सब, ऐसे सब 3 पोते, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, पोलोनियम, ऐसा कुछ, ठीक है। तो 4-5 ही है जो तुम्हारा मेटलॉइड है। तो जस्ट ये क्लासिफिकेशन है, मोस्टली मेटल आता है, उसके बाद नॉन मेटल सबसे कम है मेटलॉइड, जिसमें सिलिकॉन सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है किसका, मेटलॉइड का, सेमी मेटल का। और सिलिकॉन का बहुत ज्यादा यूज भी पहले बोलते हैं, जितना भी तुम सेमीकंडक्टर वगैरह देखते हो उसमें सिलिकॉन ही यूज हुआ होता है। और इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है ना, उसमें समझो सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत वास्ट कोर्स है, सिर्फ सिलिकॉन को ही लेकर के बहुत ज्यादा उसमें यूज होता है। सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं, समझो मतलब ब्रांच ही बन गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके होता है, वो जस्ट बोल दिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड हो गया, दोनों प्योर होता है, ठीक है, दोनों प्योर होता है। तब हम लोग आते हैं, इसी बात करेंगे एलिमेंट। तो अगला अगर हम देखें कहाँ है इसमें, देखो यूनिट में क्या लिखे हैं हम लोग मैटर एंड इट्स टाइप का जस्ट बात कर लिए, बेसिक, ठीक है, बात कर लिए। अब हम लोग वही एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक इंपॉर्टेंट है, पहले बोलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं 9th में, बाकी सब चैप्टर जो वैसे ही है, ये वाला ही ज्यादा काम का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो वो ज्यादा काम का 9th वाला, ठीक है। तो वही हम 9th वाला जस्ट क्विकली रिवाइज करने वाले हैं, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग इस पे आते हैं, अरे ये नहीं हुआ, ठीक है। चलो सबसे पहला इस हम लोग बात करते हैं एटम, एटम का बात करते हैं। तो एटम क्या है बोलो? स्मॉलेस्ट यूनिट। अब तो हालांकि देखो आज के समय स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं बोल सकते हो, हालांकि बोलते हैं हम लोग, बोल सकते हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हो, ठीक है, यूनिट के सेंस में बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एक यूनिट बोलना सही नहीं है, बोल सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोई भी मैटर है जो तुम्हारा एटम है। हालांकि ये नहीं बोल सकते कि स्मॉलेस्ट है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको भी हम लोग डिवाइड कर चुके, सब लोग जानते हो, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक डाल्टन थ्योरी पढ़ोगे तो वो बोले हुए थे कि मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बोला गया था, ध्यान हो तो, जो डाल्टन थ्योरी का, आगे लेंथ में भी देखना, बेसिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर जो उसमें एनसीईआरटी में लिख रखा होगा ये सब डाल्टन थ्योरी वगैरह, ठीक है। तो ये तुम पढ़े थे, बट आज के समय में एटम स्मॉलेस्ट यूनिट बोल रहे हो एक यूनिट के सेंस में, बट उससे भी छोटा हम लोग स्केल डिफाइन कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, जो एटम से भी छोटा एटम के अंदर, उसको फर्दर डिवाइड कर रखे हैं। तो बोल सकते हो रफली क्या एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोई भी मैटर है, ठीक है, बोल सकते हो, बिल्कुल सही है, चलेगा। उसके बाद आता है मेन चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम बना कैसे। तो अगर तुम लोग को ध्यान हो, हालांकि हम लोग एटॉमिक डिटेल में पढ़ने वाले, तो वो डिटेल में हम जाएंगे नहीं, मेरा मेन मकसद यहाँ पे क्या वो समझ लो, तुम लोग को फॉर्मूला और लिखना सिखाना, ठीक है, बाकी चीज जस्ट हम क्विकली बोलेंगे, हालांकि एटॉमिक डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th। तो तुम लोग को ध्यान हो 9th में थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट हुआ होगा, तो सबसे पहले तुम पढ़ोगे कि एटम क्या होता है, वो पढ़ लिया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके बाद ये आया होगा कि एटॉमिक थ्योरी वगैरह आया होगा स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी वगैरह आया होगा। हालांकि उससे भी पहले बात करें, थ्योरी वगैरह से ही पहले बात करें, तो इसका बात है कि एटम के अंदर भी कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी,
प्रोटॉन का जी। डिस्कवरी, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो तुम लोग देखोगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वगैरह करके किया गया था, ठीक है। तो वो डिस्कवरी वाला पार्ट दिया हुआ है बुक में, पढ़ना नहीं तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाने वाले हैं वैसे भी, वो सब सारा डिटेल में क्या क्या उसमें थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ कुछ चीज सब है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेंगे, डिटेल में बात कर लेंगे अच्छे से, उसके लिए टेंशन नहीं है। बट अभी जस्ट मेरा जो मकसद है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, जस्ट बोल दे रहे हैं अभी कैसा कुछ सीक्वेंस था वहां पे, ठीक है। चलो ये है। अब थोड़ा सा हमें बात कर लें हम इस चीज का, एटम के एग्जिस्टेंस का। अगर एटम के एग्जिस्टेंस का बात करें, डेफिनेशन वगैरह तुम लिख लेना खुद से, उस पर कुछ है नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम मतलब एटम कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता, अगेन ये 9th वाला ही है। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एटम कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, बोलो किसी को भी ध्यान हो कुछ भी तो। मॉलिक्यूल के फॉर्म में से इसमें देखो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, वो चीज रह कैसे रहा है। ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, रह रहे हो, घर में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, एग्जिस्टेंस है तुम्हारा ना। तो एटम्स रहता कैसे, जहां भी रहता होगा या रहता है, ठीक है, ये रहता कैसे हो एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसके एग्जिस्टेंस का पढ़ोगे तुम लोग, दो तरह का होता है, कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट। जी। एटम्स हो सकता है किसी के साथ मिलके कंपाउंड के फॉर्म में रह रहा हो, या फिर अगर वो अनरिएक्टिव हो, यानी नोबल गैस बोलना मेरा मकसद है उससे, तो वो अकेले रहेगा, किसी से कंबाइन नहीं करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का दो तरीका हो गया, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। बात करें तो दो तरीका, फ्री स्टेट और दूसरा तुम्हारा कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट बोलने से मेरा मतलब है वह जो भी एटम है वो अकेले नहीं रह रहा, किसी के साथ रिएक्शन करके या किसी भी तरीके से, ठीक है, कंबाइन होकर के एक साथ रह रहा, तो वो क्या कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मोस्टली कौन रहता है, नोबल गैस फ्री स्टेट में होता है, जो कि तुम्हारा नोबल गैस का एग्जांपल तुम लोग को पता होगा होपफुली, बोलो नोबल गैस सबसे लास्ट वाले हीलियम, होता था, आर्गन, हीलियम, नियन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो तुम्हारा नोबल गैस में आता है, उसको इनर्ट गैस, हाँ इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनएक्टिव गैस भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। वो रिएक्शन किसी से नहीं करता, रीजन होपफुली तुम लोग को पता होगा, हालांकि हम लोग डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बात करेंगे क्या होता है रीजन उसका, क्यों नहीं वो कंबाइंड स्टेट में रहता है नोबल गैस। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है, 8 वाले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है ना ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड होता है, अगर उसको ज्यादा तोड़ के बोले तो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, वैलेंस शेल जो होता है, वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है और तुम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखे हुआ है, ठीक है। तो वो स्टेबल है, वो क्यों चाहेगा अपना कम करना और ज्यादा करना, ठीक है। तो वो फ्री स्टेट हो गया, नोबल गैस इसमें होता है, ठीक है। और बाकी सारा एलिमेंट तुम्हारा नोबल गैस, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस जो तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा फ्री स्टेट में। और बाकी जो तुम्हारा एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट, वो तुम्हारा रिमेनिंग एलिमेंट्स या रिमेनिंग एटम्स जो भी बोल लो, रिमेनिंग एटम्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट तुम्हारा कंबाइंड स्टेट में रहेगा, ठीक है। वैसे जस्ट समझ लो, तुम लोग आने वाला है आगे, नोबल गैसेस भी आजकल कंपाउंड बनाने लगा, 11th में आएगा तो तुम लोग के साथ ये बात किया सकता है। ऐसा नहीं, नोबल गैसेस का भी कुछ कुछ कंपाउंड देखने को मिलता है, जीनन खास करके, जीनन खास करके कंपाउंड बनाता है, XCO4 ऐसा करके कंपाउंड सब है बहुत सारा, ठीक है। तो नोबल गैस भी बना, हालांकि उसका रीजन लगा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट करके होता है, कुछ ऑक्टेट को भी एक्सपैंड कर जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लोग 8 से भी ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तो उस लोग को एक्सेप्शन बोल के भी चलता है, एक्सेप्शन हो गया वो ऑक्टेट का, बट वो एक्सपेंशन है, ठीक है। उसका हम लॉजिक पे बात करेंगे, उसका कुछ लॉजिक है, एक्सपैंड करता है बाहर वाला से, बात करेंगे। बस जस्ट समझ लो कि हम लोग अभी भले ही बोल रहे हैं अपने लेवल पे, 9th के लेवल पे बात करते तो बोलते हैं कि नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाता, बट जेनन खास करके कंपाउंड बनाता है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ कंपाउंड बनाता है जेनन। नोबल गैस होते हुए भी वो कंबाइंड स्टेट में होता है। एक एग्जांपल बोलोगे तो हम यहाँ लिख देते हैं जस्ट अभी, XeO4 यह कंपाउंड जेनन का है और स्टेबल कंपाउंड है, ऐसा नहीं कि मतलब अनस्टेबल, एग्जिस्ट करता है। रिएक्शन वगैरह भी इसका इनऑर्गेनिक में पढ़ना होता है, तुमको पूछा भी जाता है एग्जाम वगैरह। चलो तो ये हो गया एटम का एग्जिस्टेंस, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक एटम का स्ट्रक्चर। अब चलो यहाँ
इसके बाद क्या हुआ, एटम कैसे कैसे बना, इस पे लोगों का ध्यान गया। सबसे पहले एटम सबसे छोटा यूनिट, ये सोचा लोग, अब सोचा कि एटम के अंदर भी कुछ रहता होगा क्या, तो वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन किए थे, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। कैथोड एनोड वायर लेकर के इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कराए थे, वेरी लो प्रेशर पे शायद गैस को लिया गया था अंदर में, उतना अच्छे से हमको भी ध्यान में नहीं है, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो वो क्या रहा था, कैथोड से कुछ रे निकल रहा था, ठीक है, जिसका नाम कैथोड से निकला था। और कैथोड जानते हो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, क्योंकि निगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ऐसा उनको अनुमान लगाया हो कि वो निगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए वो कैथोड से निकल रहा है। जो कैथोड से निकला इसलिए उनको निगेटिव चार्ज पार्टिकल बोल दिया गया, और बाद में वो ही नाम उसको रख दिया निगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, जिसका डिटेल्स हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। अभी जस्ट बोल दिया ऐसा कुछ था, 9th में हालांकि तुम लोग होपफुली देखे होंगे थोड़ा। चलो तब आता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, पूरा दुनिया जान गया कि एटम भी है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बट अब चैलेंज ये था भाई, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सबको पता चल गया, बट रहता कैसे वो तीनों, उनका आपस में ओरिएंटेशन कैसा है एटम के अंदर। बोल दिए घर में 10 आदमी रह रहा, 10 आदमी आपस में झगड़ के भी रह रहा होगा, बहुत मिल के भी रह रहा होगा, या 10 में से 4 आदमी मिल के रह रहा होगा, 6 आदमी झगड़ रहा होगा, या सबका सब झगड़ रहा होगा, बहुत सा पॉसिबिलिटी है। उसी तरह एटम के अंदर हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी है, बट अब वो रहता कैसे है, अंदर में उनका रहने का जो तरीका है वो कैसे, उसको एक्सप्लेन करना था। तो समझो वो एटम इतना छोटा है, जस्ट इमेजिन करो थोड़ा सा, मतलब हिस्ट्री में जाकर के कि तुम उस स्टेज में हो कि तुम्हें पता है एटम जो तुम देख नहीं पा रहे हो, माइक्रोस्कोप भी उतना अच्छा डेवलप उस समय नहीं हुआ होगा, हालांकि आज के समय में हो गया, बट अभी भी चैलेंजेस है सामने, ठीक है, ऐसा नहीं है चैलेंज नहीं है, बट अभी थोड़ा फिर भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया उस टाइम के रिस्पेक्ट में। अब उसमें तुम्हें एटम के अंदर वो कैसे रह रहा है उसको गेस करना है, क्या करोगे अगर तुम मान लो उस टाइम पे होते तो कैसे, क्या सोचोगे, सोचो तो फ्रेश माइंड से सोचो। तो मान लो तुम अभी उस टाइम पे हो, अभी लोगों को पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, और तुमको सोचना है कि मतलब कैसे रहता है। तुम्हें ये पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन है, बट एटम का साइज इतना छोटा है कि तुम देख नहीं सकते, तो क्या करोगे। फर्स्ट सबसे पहला चीज क्या करोगे, सबसे पहला क्या दिमाग में आ सकता है, सोचो तो। बोलो सबसे पहला स्टेप, कोई भी ऐसे ही गेस करो, मतलब थोड़ा हम इसको इंटरेस्टिंग बना के ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, बस किताबी लैंग्वेज बोलते हुए ठीक है उतना मजा नहीं आता, इसलिए क्या सोचोगे बोलो तो, तुम सच सोचो। कोई ऐसा चीज है जिसका साइज बहुत छोटा है, तुम उसको देख नहीं सकते, बट तुम्हें पता है कि वो दुनिया में रह रहा, प्रूव हो चुका है कि एटम है दुनिया में, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, प्रूव हो चुका है, एक्सपेरिमेंट से कर दिया, जो भी जे थॉमसन कर दिया। प्रोटॉन का कौन डिस्कवरी किया था, गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का चैडविक, जेम्स चैडविक। सबसे लेट, सबसे बाद में डिस्कवरी हुआ था किसका, न्यूट्रॉन का शायद 1900 के बाद हुआ, 1912 में, 1911-12 में हुआ, एग्जैक्ट हमको ध्यान है, पर 1900 के बाद। हाँ तो वही जो भी है, हाँ तो उस टाइम में न्यूट्रॉन का सबसे लेट डिस्कवरी हुआ, सबसे बाद में डिस्कवरी हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पहले हुआ था। तो जस्ट बोलो क्या करोगे, तो सबसे पहला तो ये चीज है, देखो तुम अब देख नहीं पा रहे हो, तुम बस माइक्रोस्कोप भी नहीं, टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है, तो तुम जस्ट ये करोगे जो भी तुम्हारे पास किताबी नॉलेज है या ऑब्जर्वेशन किए हो, उसे जस्ट तुम तुक्का लगाना शुरू कर दोगे, जो कि किया वो लोग, पढ़े भी होगे। स्टार्ट हुआ तो तुक्का ही लगाया वो लोग, जे थॉमसन जो बोला था वो तरबूज जैसे रहेगा, वो क्या मतलब कुछ करके बोला था, वो अपना ऑब्जर्वेशन से उसको फील आया, बोल दिया ऐसा कुछ। तो ऑब्वियस सी बात है उस स्टेज पे गेस करना ही सबसे इजी और सबसे पहला ऑप्शन वही दिखता है, कि वो एक ऐसा चीज नहीं एटम का अंदर तुम जाके देख सकते हो, घर जैसे घर में गए 10 लोग हैं, उनसे बात किए, उनके बात करने से जज की कि भाई इन लोगों में कैसा आपस में ये होगा, ऐसा तो नहीं कि तुम जाके इलेक्ट्रॉन से बात करके देख सकते हो, कि जाके जज करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, देख ही नहीं सकते हो उसको। तो सबसे पहला स्टेप ये तुक्का लगाना, जिसको बोलते हो गेस करना, तो वही हुआ, थ्योरी आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेकर के थ्योरी आया, मॉडल बोले उसको, एटॉमिक थ्योरी का मॉडल आया, इसका मॉडल आया, ये बोला कि ऐसा कुछ होता होगा। अब तुम तुक्का मारे, ठीक है, तुक्का तुम बोल दिए, लोग कुछ दिन के लिए माना, बस तुम्हारे तुक्का पे किसी को डाउट हो गया, बाद में कोई फॉल्ट निकाल दिया उसमें, तुम बोल दिया ऐसा ऐसा कुछ होता होगा, कोई दूसरा साइंटिस्ट या कोई दूसरा केमिस्ट जो भी बोल लो, वो आया बोला भाई तुम ऐसा बोल रहे हो, अगर ऐसा होगा तो ये गड़बड़ी आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो तुक्का है या जो अनुमान है या गेस है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। फिर वो सेकेंड लेवल पे इम्प्रूव हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया उसको, वापस से उसमें कोई और कमी लाया और थोड़ा इम्प्रूव हुआ, इम्प्रूव होते होते आज एक ऐसा स्टेज पे पहुंच गया जिसमें कमी निकालना मुश्किल है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए।
हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए। अब ये तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सारा कुछ जस्टिफाइड है, वेल जस्टिफाइड है, इसमें अगर किसी को फॉल्ट दिखेगा फिर चेंज होगा। बट चूंकि अब ये इतना इम्प्रूव हो गया है कि अब इतना आसान नहीं है इसको गलत प्रूव करना। तो स्टार्टिंग से हम लोग 2-3 लेवल 4 लेवल पे इम्प्रूव किए। सबसे पहले जे थॉमसन का आया, ध्यान हो तुम लोगों को तो। फिर थोड़ा सा वो रदरफोर्ड का न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है केमिस्ट्री में, बहुत फेमस है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। गोल्ड का लेकर के वो किए थे, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, सीधा सीधा चला गया था, बहुत कम ही वापस आया था। तो उनको अनुमान लगा था कि न्यूक्लियस बहुत कम जगह में होता होगा, ऐसा कुछ जो भी। तो वो एक्सपेरिमेंट पहला बात समझ लो, वो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ना, वो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है इस चीज को पता, न्यूक्लियस की डिस्कवरी में। अगर वो एक्सपेरिमेंट सोच के नहीं होता, सच में बहुत डिफिकल्ट होता न्यूक्लियस के बारे में पता करना। और देखो वो एक्चुअली लॉजिकल भी हो गया ना, वो एक्सपेरिमेंट की, उनको ऑब्जर्वेशन में वो तुक्का भी नहीं मारे। बाकी साइंटिस्ट जे थॉमसन तो तुक्का मार दिया ऐसे ही, तरबूज जैसा हमको लग रहा है कि उसमें ऐसे ऐसे डूबा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे 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 ऐसा कुछ। तो बिल्कुल तुक्का था। हाँ, प्लम्स मॉडल उसको बोलते हैं शायद, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो बिल्कुल तुक्का था। बट रदरफोर्ड जो उनका लॉजिकल विद एक्सपेरिमेंट किया और उनको ऑब्जर्वेशन दिखा था, वो कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उनके दिमाग में चार्ज का भी कुछ चल रहा होगा। और उससे फायदा क्या हुआ, जब उनको दिखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल पीछे रहा, इसका मतलब क्या है, प्लस को प्लस रिपेल किया होगा। हमारा अल्फा जो हम भेजे वो प्लस है, और वो कहीं से रिपेल हुआ, इसका मतलब प्लस चार्ज है। और ज्यादातर पार हो गया, इसका मतलब क्या है, ज्यादातर जगह पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा एटम के अंदर। एटम के अंदर बहुत कम ही जगह पे पॉजिटिव चार्ज होगा जो रिपेल किया होगा। बाकी जगह से गया होगा तो रिपल्सन फोर्स बहुत कम होगा या नेग्लिजिबल होगा, तो पता नहीं चला होगा हमारा अल्फा पार्टिकल पार हो गया बिना डेविएट हुए। तो चार्ज का भी गेम आ गया। तो सच में उस पर सोचो भी तो सच में बहुत बड़ा क्रूशियल एक्सपेरिमेंट है। जस्ट पढ़ने के लिए इजी लगता है, बट सोचो तो बहुत बड़ा चीज है वो। तो वही डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करके है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द कॉलम वगैरह में, नीट वगैरह में आया, मैच द कॉलम दे देगा इधर, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उधर 3-4 साइंटिस्ट के नाम दे देगा, मैच करो। तो रदरफोर्ड का ध्यान रखना, ये रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। डिटेल हम लोग वैसे पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कि मतलब ये बताना चाहे, 7 मिनट है अपने पास, हाँ ठीक है। तो अब ये बताया कि मतलब पहले एटम का बात कर लिए, एग्जिस्टेंस का बात कर लिए, है एटम, फिर एटम के अंदर भी कुछ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो पता चल गया। फिर अब ये अपने को जस्टिफाई करना था कि वो रहा कैसे रहा, उसके लिए बहुत सारा चीज हुआ। पहले लोग तुक्का लगाया, फिर दूसरा कोई आया, उस तुक्का में कुछ मिस्टेक निकाला, फिर आगे बढ़ा, फिर वो उसमें कुछ मिस्टेक आया, फिर आगे बढ़ा, ऐसे कर करके इम्प्रूव होते गया, वर्जन इम्प्रूव होते गया मॉडल का। और होते होते आज जो लेटेस्ट अपने पास मॉडल है एटॉमिक का, मॉडर्न मॉडल या जो भी बोल, ठीक है, वो क्या है, वो बोलता है कि कोई भी एटम लगभग स्फीयर जैसा ट्रीट करते हैं हम लोग, स्फेरिकल कोई जरूरी नहीं है, स्फीयर जैसा ट्रीट करते हैं। सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो वही हम लोग जस्ट अब उस पर बात करने वाले हैं। बट वहां तक पहुंचे कैसे, उसका जस्ट थोड़ा सा हिस्ट्री हम बता दिए तुमको। तो अभी का जो अपना मॉडल है वो कुछ ऐसा है। एटम अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल हम लोग मानते हैं। इसके सेंटर पे ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ बहुत सारा एनर्जी लेवल होता है, या ऑर्बिट बोल लो या सेल बोल लो, सब उसी को बोलते हैं। एनर्जी लेवल, सेल, ऑर्बिट एक ही चीज है। जिसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड के मॉडल का यही कमी था कि वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को लेकर के फॉल्ट आ गया था, थोड़ा फिजिक्स उसमें लग गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर ध्यान हो थोड़ा बहुत तो, हालांकि उसको अभी बोलेंगे नहीं ज्यादा, ठीक है। तो उसी को जस्टिफाई बोर आगे किए थे। तो रदरफोर्ड का मॉडल लगभग सही था, थोड़ा यही कमी आ रहा था कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। बोर आगे उसमें क्या ऐड कर दिया, बोर सिर्फ ये आगे ऐड कर दिया, वो बोले कि भाई जो ये ऑर्बिट है उसका एनर्जी लेवल फिक्स है, एकदम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, जो कि रदरफोर्ड नहीं बोले थे। एक लाइन उसमें ऐड कर दिया, इंप्रूव हो गया। इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ओ यार, इसमें इलेक्ट्रॉन है। सिंबॉलिकली तुम लोग जानते हैं, जो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये फर्स्ट सेल को के से डिनोट करते हैं, एल से, एम से, एंड सो ऑन।
इस तरीके ज्यादा रहेगा। 1 2 3 4 भी कर सकते हो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ठीक है, ये ऑर्बिट्स हो गया। ऑर्बिट्स में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा, जिसपे चार्ज क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पता होगा होपफुली तुम लोगों को। ठीक है, प्रोटॉन तो सिर्फ अगर न्यूक्लियस पे फोकस करें तो चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज पॉजिटिव, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करें, तो सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में पॉजिटिव, पॉजिटिव में 0 ऐड करोगे न्यूक्लियस का तो पॉजिटिव आने वाला। बट ओवरऑल अगर एटम का बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। और चूंकि तुम लोग जानते हो, वो भूल आगे बता इसमें बेसिक में, कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में उतना ही प्रोटॉन होता है। चूंकि दोनों बराबर है और चार्जेस भी दोनों का इक्वल एंड अपोजिट है, तो टोटल ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल एटम को न्यूट्रल बोला जाता है, ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं है ऐसा बोला जाता है। और सिर्फ न्यूक्लियस पे बात करें तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज और एटम जो है तुम्हारा ओवरऑल न्यूट्रल। तुम लोग को पता होगा, जस्ट बोलती। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, जस्ट ऑर्बिट जैसे के सेल देखो या के ऑर्बिट देखो और एल देखो, तो के का रेडियस बड़ा होगा, एल का रेडियस बड़ा होगा, एल का ऑब्वियस बात है। ये भी कैलकुलेशन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे इस चैप्टर में, कितना रेडियस होगा, कितना जूल एनर्जी होगा, सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग। बट जस्ट अभी हम लोग बेसिक लेवल बात कर रहे हैं। तो एल का रेडियस ज्यादा, एल का साइज बोल लो या रेडियस बोल लो ज्यादा है उस ऑर्बिट का, तो चूंकि उसका साइज ज्यादा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर निगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा फिजिक्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जस्ट सोच के देखो, दोनों के बीच निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, हम लोग नहीं पढ़े फिजिक्स में, 12th में पढ़ना है वो चैप्टर फिजिक्स में डिटेल में। आप लोग जानते हो कि Q1 Q2 R स्क्वायर होता है, ग्रेविटेशन जैसा है, Gm1 m2 R स्क्वायर, तो Q1 Q2 R। तो चूंकि रेडियस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस डिक्रीज हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? डिक्रीज हो रहा होगा। हालांकि हम इसे बोलने लगे तो फिजिक्स में जा सकते नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा साइड आना चाहते हैं वहां से। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है, नजदीक में जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के वो ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा, ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा। ज्यों ज्यों हम लोग आगे जा रहे होंगे त्यों त्यों इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली अगेन बोल रहे रिलेटिवली फ्री हो रहा होगा। और सबसे फ्री कौन होगा? सबसे आउटर मोस्ट सेल, सबसे आउटर मोस्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिलेटिवली सबसे ज्यादा फ्री होगा। तो जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से लेन देन हो सकता है? बाहरी का ही तो हो सकता है, बाहरी का ही तो हो सकता है। इसलिए रिएक्शन वगैरह में अपने लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो तुम जानते होगे होपफुली, क्रूशियल होता है, वही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन। रीजन ये है क्योंकि वो सबसे बाहरी है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो रिलेटिवली सबसे ज्यादा फ्री है, तो ज्यादा आसान होगा उस इलेक्ट्रॉन को लेन देन करने में, रिएक्शन के दौरान लूज या गेन करने में रिलेटिवली आसान होगा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन। अगर अंदर इलेक्ट्रॉन करोगे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने में या गेन करने, जो भी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, मतलब ये रिएक्शन वगैरह का मीटिंग एंड होने वाला है। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाला है, वापस से लिंक हमको जनरेट करना।